हाजिर होंगे मुख्यमंत्री। समाज सुधार अभियान पर फिर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। क्या सिर्फ अभियान चलाने से हो जाएगा समाज में सुधार? शराब के अलावे क्या बिहार में और नहीं है कोई मुद्दा? क्या दरबार लगाने से हो रहा है जनता को कुछ फायदा? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। कहां तो तय था सुशासन होगा, रोजगार होगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि भय है, भूख है और है पलायन। ये हम नहीं कह रहे जनाब, बस ये देखने और समझने के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाने भर की देर है। समस्याएं एक नहीं हजार है। आपके पिताजी की मृत्यु हो गई जी, अनुकंपा के आधार पर कुछ नहीं मिला है, यही कहने आएंगे ना? जी मुझे नौकरी नहीं मिला सर। 2009 में आज तक भटक रही हूँ सर। नाम उद्योग को लगा दो। मैं जहाँ जाती हूँ तहाँ सब कोई कहते हैं मुख्यमंत्री जी के पास। पिता की मृत्यु हुई। संतानवे में सर मेरी मम्मी भी मर गई 2009 में। अब जरा बात करते हैं समाज सुधार अभियान की। आपको याद होगा शराबबंदी, दहेजबंदी एवं बाल विवाह को लेकर भी बड़े तामझाम से मानव श्रृंखला बनाई गई, करोड़ों रुपए बहाए गए, हेलीकॉप्टर से फोटोग्राफी करवाई गई। हालांकि इसके अलावा सीएम साहब कई यात्रा भी कर चुके हैं। फायदा कितना हो रहा है इसके लिए भी आपको किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। बस महसूस कीजिए अभियान की तासीर को और देखिए बदले हुए तस्वीर को। 14 फरवरी को दरबार लगेगा, 22 फरवरी से फिर सरकार अभियान पर होंगे। आइए हम सब उम्मीद करें सरकार शराबबंदी के नशे से बाहर निकलकर हमारी और आपकी बुनियादी समस्याओं पर गौर फरमाएगी। राजेश कुमार, DTV भारत, पटना। जी हाँ, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार जो अभी शराबबंदी के नशे में चूर है उससे बाहर निकलेगी। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, किसानी, ये तमाम ऐसे इशू हैं उस पर चर्चा करेगी और उस पर भी ध्यान देगी। ठीक है, आप शराबबंदी पर ध्यान दें हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। आप उसको गंभीरता से लागू करें, ले सेक्टर को आप छोड़े नहीं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं। डॉक्टर कमलेश शर्मा हैं, भाकपा माले के लीडर हैं, साथ हमारे साथ हैं भाई अरुण जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ लीडर हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के लीडर डॉक्टर सुनील कुमार अभी तक आए नहीं हैं, उनका इंतजार है। शायद अगर आ जाते हैं तो उनसे भी पूछेंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर, अगर नहीं आए तो कल आएंगे तो कल फिर पूछेंगे कि साहब क्यों नहीं आए। ठीक है, सबसे पहले आरजेडी से भाई अरुण जी हैं। एक चीज बताइए भाई अरुण जी, आप भी सरकार में रहे हैं, ये जनता दरबार की जो है लगातार आप देख रहे हैं, क्या इस तरह के जनता दरबार का औचित्य है? एक बार फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार में हाजिर होने वाले हैं। देखिए, जनता दरबार जो लग रहा है उसमें जो नीतीश कुमार जी का जनता दरबार है वो अलग है। ये नीतीश कुमार जनता दरबार में आने के पहले वो देखते हैं आवेदन को कि ये हमारे लिए 4 फीट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अच्छा। और उसके बाद उस आवेदन को सेलेक्ट किया जाता है। उस आवेदन को सेलेक्ट करके जो उसमें सबसे प्रचलित मुद्दा अगर उनको कुछ अच्छा लगा तो वो मीडिया के सामने उसको हाईलाइट करते हैं। और काम कितना होता है ये आज तक नीतीश जी बताने का काम नहीं किए कि जो इन्होंने इनके पास आए, इनको जो काम करने के लिए जो लोग आवेदन दिए उनका आवेदन का क्या स्थिति है। वो लोग दोबारा तिबारा भी आए हैं, एक ही व्यक्ति 2 बार और 3, तो काम नहीं हो रहा है तब ना आ रहे हैं आप। उसके लिए कोई एक बार इन्होंने बंद कर दिया था जनता दरबार, और उसके बाद चालू किए थे कौन अधिकार के तहत ये आवेदन दीजिए डीएम के यहाँ और डीएम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो भी फेल हो गया। और ये भी
ये सिर्फ चेहरा चमकाने की राजनीति है और इनसे कुछ हो नहीं रहा है। इनसे आज ये बताइए ना, नीतीश जी का तो अब तो कोई बात मानने वाला पदाधिकारी भी नहीं है। ये बोलते हैं कुछ, करता है कुछ। ये कहते हैं शराबबंदी और शराब घरे घर पहुंचता है। ये कहते हैं समाज सुधार, ये दहेज प्रथा। ये बताइए कि कहाँ दहेज? इनके जितने मंत्री और विधायक हैं, कोई बिना दहेज के शादी अगर इनका बेटा बेटी किया है तो बता दे जी। ये दिखावा करते हैं कि हम प्रत्येक मंत्री विधायक के क्या संपत्ति का ब्यौरा हम सार्वजनिक कर रहे हैं। कभी नीतीश जी ने अपने मंत्रियों की जो संपत्ति जो घोषित की है उसका जांच करवाने का काम किया है कि ये अच्छा काम किया है, ये सही है कि गलत है? तो सिर्फ चेहरा चमकाने से नहीं होगी, जनता के काम करने से होगी, और जनता का काम शून्य है। ठीक है डॉक्टर कमलेश जी, ये जनता का कार्य शून्य है या फिर सरकार काम नहीं कर पा रही है तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए वक्त बेवक्त इस तरह के आयोजन किए जाते हैं? जनता दरबार का सरकार के द्वारा लगातार आयोजन किया जाना, यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि सरकार का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है और अंतिम तौर पर सारे कामों का जो मॉनिटरिंग है वो मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं। तो यह तो सरकार के विफलता का परिचायक है, न कि उनके सफलता का परिचायक है। जनता के साथ सरकार के मुखिया संवाद करें, ये अच्छी बात है। लेकिन सब कुछ अगर वो संभाल लें स्वयं ही, तो इसका मतलब है कि नीचे का सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहा है। जैसे एक बात छोटी सी बात मैंने कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछले दिनों जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो पता चला कि बिहार विधानसभा के परिसर में एक शराब की खाली बोतल मिली और वह अपमानजनक, शर्मनाक और उपहास से भरा हुआ वह चित्र पूरे दुनिया ने देखा कि जब बिहार के डीजीपी शराब का बोतल खोजने के लिए स्वयं ही कचड़े में उतर गए। इसका मतलब कि सिस्टम नीतीश कुमार जी का फेल कर चुका है। जनता दरबार के माध्यम से केवल जनता को वो माने आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और लोग इस बात को समझ रहे हैं। जैसे जदयू के जो प्रवक्ता हैं या नीतीश कुमार जी की जो घोषणा है, अब तो मैं लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो लोग कहते हैं कि हम लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं, उसका कोई माने मतलब नहीं है। जैसा कि भाई अरुण जी ने कहा कि एक ही काम के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में लोग आधा दर्जन बार गए, लेकिन आज तक काम वहीं के वहीं है। 3 दिन में 2.5 कोस भी वाले कहावत भी सही साबित नहीं हुई। तो यह इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी का कोई काम हो नहीं रहा है। तो ये सिर्फ मतलब भाई अरुण जी, ये सिर्फ मतलब नहीं कहा जाए तो बस एक टाइम पास किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई काम दिख नहीं रहा है। नहीं, ये काम करने की इच्छा ही नहीं है, सिर्फ चेहरा चमकाने की राजनीति है। और मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा चमका कर करके और लोगों को ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि हम ये जनता के काम कर रहे हैं। जनता के काम करने के लिए ये वहाँ पर जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर कैमरा लगाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ कैमरा से ये नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं नीतीश जी की। जो चीज़ होगा उन कैमरा में होगा कि हमारा लाइव टेलीकास्ट चलता रहे। सर साथ में है तो कुछ तो असर होना चाहिए ना सर? साथ में बहुत असर हो गया है। नीतीश जी को हम लोग एक समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हम लोग घोषित किए थे और हम लोग चाहते थे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये आरएसएस के गोद में जाकर बैठे जब से इनकी संगति आरएसएस से हुई, जब से इनकी संगति नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से हुई, तो उस समय से इनके जो स्वभाव में है वो कहता है ना, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। ठीक वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ लीडर डॉक्टर सुनील सिंह जी भी आ गए हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी सर, लगता है घर पे कुछ काम था। सर घर से नहीं, अपनी क्लिनिक से आ रहे हैं सर। मरीजों के साथ कमिटमेंट है, आप तो जानते हैं राजेश जी, उसी में कुछ विलम्ब हो गया, माफ़ी चाहते हैं। नहीं, माफ़ी चाहने की ज़रूरत नहीं है। पेशे से चिकित्सक भी हैं डॉक्टर सुनील जी। सर एक चीज़ बताइए, एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी
जनता के दरबार में हाजिर होंगे, फिर समाज सुधार अभियान भी चलाएंगे। इस तरह के अभियान और इस तरह के सुधार का क्या मतलब है? लगातार आप सुधार और अभियान पे रहते हैं, यात्रा पे रहते हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जान जाते हैं, लेकिन जितने भी आपने लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं या सुशासन के कार्य किए हैं जी, इसका फर्स्ट हैंड फीडबैक जनता से ही मिल सकता है। तो सरकार आपके द्वार के तरह ये सरकार वहां जाती है, माननीय नीतीश कुमार जी जाते हैं और अपने जो समाज सुधार इन्होंने कार्यक्रम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, एक महामानव की तरह, अच्छा, राजनीति से इतर, हाँ, इन्होंने शराबबंदी जैसे कल्याणकारी काम किए, दहेज प्रथा उन्मूलन और अन्य सामाजिक सुधार का काम किया है। तो सामाजिक सुधार के काम या जो अन्य लोक कल्याणकारी काम किए हैं, तो जनता से फर्स्ट हैंड फीडबैक लेना और फीडबैक लेके असेस करके अपने पॉलिसी को उसी मुताबिक बनाना जो जनता लाभान्वित हो, ये बहुत जरूरी है कि आप फर्स्ट हैंड जनता के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये जनता या फिर आप लोग कभी उनको सुझाव देते ही हैं? आप लगातार जनता दरबार करते रहे हैं, कई बार जनता के दरबार में ये भी देखने को मिला कि जब आप पहली बार जनता दरबार लगाए थे, वो व्यक्ति आज भी आ रहा है, उसी समस्या को लेकर आ रहा है। अब आप किसी एक व्यक्ति पर क्या जा रहे हैं हम उस पर नहीं टिप्पणी करते, मगर आप जैसे इन्होंने अगर समाज सुधार यात्रा में गए तो हमारे जितने भी समाज सुधार के कार्यक्रम हुए या लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हुआ, उसका धरातल पर क्या असर आया, इसका फीडबैक के लिए जाते हैं। तो कि अन्य जब आप पॉलिसी बनाए तो उस बात को ध्यान में रखते हुए। संतोषजनक है आपका समाज सुधार का अभियान या जनता का दरबार? संतोषजनक है? आप सब संतुष्ट हैं क्या? देखिए, संतुष्टि सुशासन के लिए हमारा क्या, जनता संतुष्ट है माननीय नीतीश कुमार के सुशासन से, लेकिन सुशासन एक सतत प्रक्रिया है, कहीं जाके वो खत्म नहीं होता है। तो ये सतत प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें होनी है। डॉक्टर कमलेश जी ये कह रहे हैं कि तकरीबन ये संतुष्ट हैं, ये लगातार प्रक्रिया चल रही है, समाज सुधार हो रहा है। अब वैसे में अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर सरकार आज की तारीख में आपको लगता नहीं है कि एक जगह एक मुद्दे पर आकर अटक गई है, और वो है शराबबंदी? और शराबबंदी एक बेहतर कदम है, लेकिन वो धरातल पर दिख नहीं रहा है। सबसे पहली बात तो कि डॉक्टर सुनील जी की बात ही आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि अब माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी मानव नहीं रह गए हैं, अभी महामानव की श्रेणी में चले गए हैं जी। और समाज सुधार के इन्होंने शुरुआत कर दी है, लगातार लंबे अरसे से कर रहे हैं। आज तक तो पूरे दुनिया में और इस देश में हम लोग जानते हैं कि समाज सुधार काम करना समाज सुधारकों का काम है जी, और यह राजनीतिज्ञों का काम नहीं है। और राजनीतिज्ञों का काम है एक उचित माहौल बनाना, उसके लिए करना। सत्ता का काम है लोगों के लिए पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार का प्रबंधन करना, उसके लिए उचित माहौल बनाना। चूंकि इस दिशा में कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक किस्म के जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया गया यह प्रयास है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने बात कही शराबबंदी के बारे में, दुनिया का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शराब के पक्ष में खड़ा होगा। यह समाज, व्यक्ति सबके लिए नुकसानदेह है। लेकिन आपने जो शराबबंदी किया, इस शराबबंदी को आपको स्वयं ही विश्लेषण करना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपके राज्य में तो एक अस्थाई और समानांतर व्यवस्था विकसित हो गई है, और ये जो विकसित हुई इसके कारण से बड़े पैमाने पर बेरोजगार जो नौजवान हैं इस काम में लग गए हैं। और बिहार का चावल अब पंजाब जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग होकर के, और पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ शराब का खेप आ रहा है। और शराब आपको चाहिए, आपके घर तक पहुंच जाएगा, एकदम होम डिलीवरी है। अच्छा। अब होम डिलीवरी की तरह शराब उपलब्ध हो गया है। अब पहले जो शराब 500 रुपये मिलता था वो 2000 में मिल रहा है। ये कौन लोग माने शराब का रैकेटियर का धंधा कर रहे हैं? ये कौन लोग शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ये शराब पी कौन रहे हैं जी? और अब तक हमको आप बताएं कि कोई भी आईएएस, कोई भी आईपीएस नेतागण अथवा कोई बड़ा आदमी इसमें जेल गया हो? तो माननीय मुख्यमंत्री कि यह जो सनक भरा जो अभियान है इसके शिकार हो रहे हैं मुसहर जाति के लोग, दलितों का टोला शिकार हो रहा है। और बड़े पैमाने पर आपने देखा है राजेश जी, बिहार शरीफ है, छपरा है, सिवान है, सारण है, भोजपुर में
बड़े पैमाने पर शराब के कारण से लोग मरे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है कि इस मद्य निषेध विभाग के जो मुख्यमंत्री हैं सुनील जी ने कहा कि गरीब लोग शराब तो पहले से ही बनाते थे, शराब बनाने के कारण से उचित मात्रा में मिलावट नहीं करने से लोग मर जाते हैं। हाँ। सरकार का ये काम नहीं है। बेसिकली आप फेल कर चुके हैं। ठीक है। समाज में जब भी राजेश जी सुधार होता है तो वह जागरूकता के जरिए आती है, और जागरूकता शिक्षा के जरिए आती है। नीतीश कुमार जी ने जो सबसे बड़ा अपराध, और मैं तो कह रहा हूं कि जो पाप किया है, वह पाप यह है कि बिहार के शिक्षण संस्थानों को नीचे से लेकर ऊपर तक इन्होंने ध्वस्त कर दिया। मजे की बात यह है, मैं एक लाइन बोलूं, मजे की बात यह है कि पहले से तो मास्टर साहब लोग आदमी गिनते थे, जनगणना करते थे, पशु की गणना करते थे। मुझे लगता था कि अब कुछ पक्षियों की गणना करने की उनकी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन बहुत बढ़िया काम नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब आप शराबियों को खोजें और शराब कहाँ बनता है इसका काम करें। यानी स्कूल को बंद कर दीजिए, जो अवेयरनेस फैलाने का असली केंद्र है उसको नष्ट कर दो, और मास्टरों को काम दे दो शराबियों को गिनने का और समझाने का काम दे दो। यही इनका समाज सुधार है। वास्तव में समाज सुधार है नहीं, अपने कमियों को छिपाने के लिए यह एक पर्दादारी करने का काम ठीक है। ये इस तरह के परपंच राजनेता करते रहते हैं और शायद इसी ओर वर्तमान जा रही है। भाई अरुण जी, एक चीज बताइए, जिस ओर अभी शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, बेरोजगारी, पलायन, किसान, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर सरकार एक्टिव क्यों नहीं हो पा रही है? एक्टिव इसीलिए नहीं हो रही है कि देखिए, सरकार अभी हमारे बड़े भाई ने बतलाने का काम किए कि ये सभी जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे पर अगर नीतीश जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग चलेंगे तो 1 मिनट में धराशायी हो जाएंगे। अच्छा। इनके पास न रोजगार देने के लिए कुछ है, न इनके पास शिक्षा देने के लिए कुछ है। अस्पतालों की जर्जर स्थिति से आप वाकिफ हैं, न डॉक्टर है, न नर्स है, और ना ही प्रोफेसर पढ़ाने के लिए है। अभी हमारे साथ डिबेट में डॉक्टर साहब ही हैं, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर साहब वही डॉक्टर साहब हैं, डिबेट के लिए हैं। डॉक्टर साहब पीएमसीएच के लिए नहीं है। हाँ, जो बचा खुचा डॉक्टर है उनको यदि हाईजैक कर करके कि हमारे तरफ से शिक्षाविद की तरह बोलिए, तो बोलने के लिए चलिए ठीक है, इनका मनोस्थिति है जो है वो ठीक है। लेकिन जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी समाज यात्रा पर निकलते हैं, तो समाज यात्रा आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जो भी राजा या जो भी शासक समाज सुधार यात्रा में जब भी निकले हैं तो अपने पद का त्याग कर करके, और वो समाज, ये सरकारी व्यवस्था पर, सरकारी खर्चा पर आप समाज को सुधार करने के लिए निकले हैं। आप उस सारी सरकार रेड कारपेट पर चलिएगा और कहिएगा कि हम समाज सुधार की यात्रा पर आ गए हैं। आप अगर सचमुच में समाज को सुधारना चाहते हैं, आप सचमुच में समाज को दिशा और दशा बदलना चाह रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ करके एक समाज सुधारक यात्रा पर निकलिए। राष्ट्रीय जनता दल स्वागत हैगा। ये राजनीतिक सुधारक के रूप में आ रहे हैं। जी, ये राजनीतिक सुधारक नहीं, ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए जनता के बीच में जाकर, जैसे भारतीय जनता पार्टी अब देखिए कि हिजाब का मुद्दा उठा दिया। ये चुनाव में ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाए, हिजाब का मुद्दा उठा दिए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिए, कहीं न कहीं से घुमा फिरा करके ओवैसी पर हमला करवा करके ये कॉमनलाइज करना चाहते हैं और कॉमनलाइज करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनके सभी ठीक है सर, उत्तर पासों को चर्चा खत्म कर दिया जाएगा। डॉक्टर सुनील जी, आप शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान देते? पहले मैं, क्योंकि जो जागरूकता फैलाने की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर स्कूल बेहतर आप कर दें, कॉलेज अगर बेहतर कर दें, तो खुद ब खुद जागरूकता आ जाएगी। देखिए, पहले मैं कमलेश जी के बात का जवाब दे दूं। 1-2 बातें निकलना है, इसमें जवाब देना बहुत जरूरी है। कमलेश जी ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक अलग है, समाज सुधारक अलग है, राजनीतिक सुधारक अलग है। तो मैं बता दूं, ये हमेशा जो कहा था, ये सामाजिक राजनीतिक जीवन एक पर्याय बना हुआ है, और सोशियो पॉलिटिकल लाइफ कहा था। सोशियो पॉलिटिकल चीज ये पर्याय है। जो समाज है वहीं से लोकतंत्र आया, उसी से समाज से राजनीति है। तो समाज राजनीति एक चीज है। दूसरा इन्होंने कहा विकास की बात। तो विकास की बात में कुछ छुपा नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास के पैमाने पर
बिहार को किस आयाम पर ले गए हैं। और हमारे भाई अरुण जी जो बता रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में, तो क्या इन्हें नैतिक मुंह है बोलने का? क्योंकि इनके राज्य में आप देखते होंगे कि जो अस्पताल में बेड पर मरीज तो नहीं, कौन से जानवर रहते थे कोई छुपा नहीं है। और क्या सुई था, क्या रुई था, क्या दवाई था, क्या डॉक्टर थे, क्या नर्सेज थे, ये जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। और आज क्या है, ये आज भी तो डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, पीएमसीएच बगल में है, आप भी देखते होंगे और हम लोग भी वक्त राजेश जी कमी पर आएंगे, कमी पर आएंगे, किसी से छुपी हुई नहीं। राजेश जी कमी पर आएंगे, राजद के कार्यकाल में क्या था और आज क्या है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अब मैं अपनी कमी, जैसे नरेंद्र मोदी जी से पूछे तो नेहरू जी का जिक्र करते हैं, आपसे पूछे तो लालू जी का जिक्र करेंगे। आप बोले दीजिए। देखिए टोटली जो IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की बात अगर करें तो उस आइडियल के आसपास हम नहीं हैं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में चिकित्सकों की कमी है, पैरामेडिकल की कमी है, सो यहाँ भी कमी है। लेकिन ये सामान्य रूप में कमी है, हमारा कार्य बाधित नहीं होता है। हम चिकित्सक लोग ओवरवर्क करके कोरोना काल में हमने क्या किया है कि डॉक्टर की कमी से मरीज मौत के शिकार हो जाते हैं, कहीं बेड नहीं मिल पा रहा है। ज्यादा दूर की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पीएमसीएच है, IGMS में तो नालंदा मेडिकल कॉलेज जाके देखने की चीज है। हाँ, ये मैं भी कहूंगा, तो सामने की स्थिति है। मैं भी कहूंगा देखने की चीज है कि क्या स्थिति है, देखने की चीज है। यहां बैठ के उस चश्मे से देखने की चीज है कि अगर पीएमसीएच में मरीजों का संख्या, PHC में मरीजों का संख्या, इतनी मरीजों की संख्या राजेश जी तभी बढ़ती है अस्पतालों में अगर कोई मरीज ठीक होता है, जनता का विश्वास जगता है तो जनता वहां आती है। तो वो संख्या बताती है कि जनता का स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना विश्वास है। रह गई शिक्षा की बात, आप जो पूछ रहे थे, तो शिक्षा की बात में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार ने जो प्रगति किया है वो छुपा हुआ नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। आज अगर गांव के आप सुदूर क्षेत्र में जाएं, अगर आपको सुबह में कोलाहल सुनाई देगा किसी बिल्डिंग से, सबसे अच्छी बिल्डिंग अगर दिखाई देगी तो वो स्कूल होता है। बिल्डिंग दिखाई देगी, टीचर दिखाई नहीं देते। नहीं, आपने कोई तो कह रहा है, टीचर नहीं दिखाई देते। वो कोलाहल विद्यार्थियों का है और विद्यार्थी बिना शिक्षक के वहां नहीं रह सकते। आप विद्यार्थी बिना शिक्षक के टिक ही नहीं सकते। जो है आप ज्यादा, आपका जेडीयू कार्यालय है ना, बगल में एक बड़ा सा स्कूल है, मिलर स्कूल, शायद भाई अरुण जी और डॉक्टर कमलेश सामने में, बगल में ही है ना। वहां कितने टीचर हैं ये तो पता कर लीजिए आप। पता है हमें, वहां प्रॉपर टीचर नहीं है, पता है, लाइब्रेरी नहीं है, पता है, प्रयोगशाला नहीं है। देखिए आप छिद्रान्वेषण से अगर देखेंगे तो एक आध चीज कमी आपको मिल सकती है, लेकिन वहां शिक्षक भी हैं, वहां स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहां विद्यार्थी भी हैं और वहां के विद्यार्थी ग्राउंड तो है नहीं सर, वहां पे आप रैली करते रहते हैं। उतना बड़ा ग्राउंड है, वहां तो आप रैली करेंगे, हमेशा रैली थोड़ी होती रहती है, समझे। डॉक्टर कमलेश जी, शिक्षा को लेकर ये बात करते हैं, मुझे लगता है कि बिहार में ज्यादातर जो यूनिवर्सिटियां हैं या तो पीछे हैं, अब या क्या है, पहले मैट्रिक तक पढ़ाई होती थी, उसको इंटर कर दिया, लेकिन इंटर पढ़ाएगा कौन इंटर में, इसकी व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। और कह रहे हैं बिल्डिंगें बन गई, शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो गई, मुझे तो यही दिख रहा है। डॉक्टर सुनील जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूं, बहुत कुशल चिकित्सक हैं, समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब जिस दल में है वहाँ रहने के कारण कि बोलने की जो बाध्यता है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार के या इस देश के किसी सरकारी अच्छे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के सर प्रोडक्ट रहे हैं जी। एक बात मैं कहूँ कि इस कोरोना के पीरियड में या आज भी अगर आप देखें तो जो मुझे जानकारी है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कि 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ है। वो एक नीचे में सबसे PHC है या नीचे का उसका हेल्थ सेंटर है जी। उसके बाद माने CHC हैं या रेफरल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हम लोग कहते हैं जी। और लास्ट में माने वो मेडिकल कॉलेज आते हैं। और मुझे जितना जानकारी है कि उसमें जो सदर अस्पताल है आज 1990 के आसपास तक उसमें कुछ रिसर्च के भी काम होते थे जी। लेकिन ये टोटल नीचे का जो सिस्टम दोनों फेल कर गया है, इसके कारण से सारा का सारा बोझ मेडिकल कॉलेज पर आ गया। जनसंख्या बढ़ रही है, अब उसके अनुरूप आप मेडिकल कॉलेज का न तो विस्तार कर रहे हैं, न उसको आप खोल रहे हैं, न आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। आप इंजीनियर जल्दी पैदा कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सुनील जी से बेहतर कौन जानता है कि कोई डॉक्टर बनाना कितना कठिन काम है, कितना वो माने लंबे समय तक स्वास्थ्य और के जरिए उसको माने आदमी प्राप्त करता है।
एक डॉक्टर का बनना, तो कुल मिलाकर के अपने यहाँ पीएमसीएच हो या डीएमसीएच हो या एमएमसीएच हो, सारे के सारे कॉलेजों की स्थिति आपने देखा है। जब आप बात करेंगे वर्तमान की जी, तो मोदी जी बात करेंगे 70 साल के कांग्रेस की। जब आप इनके वर्तमान की बात करेंगे तो ये ले जाएंगे 2000 के 5 के पहले के लालू जी। मैं कहता हूँ कि ये नेहरू, कांग्रेस और लालू जी, राबड़ी जी, राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर कब तक आप अपने पाप को छिपाने का काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब उस दौर के प्रोडक्ट हैं, मैं जानता हूं लंबे समय से इनको, कि जब सब लोग अपना इलाज के लिए पीएमसीएच में ही पटना में जाते थे। हम भी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं था। आज कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गए, प्राइवेट स्कूल खुल गए और जनता का सर्वाधिक पैसा आज के डेट में वो पढ़ाई और दवाई पर खर्च हो रहा है। रही बात एजुकेशन के बारे में, तो मैं डॉक्टर साहब से बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आप कोलाहल की बात कह रहे हैं, वो कोलाहल है, लेकिन वो कोलाहल क्या है? सरकारी स्कूल का मतलब है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन और आप यहां से रिजल्ट ले जाइए बस। लेकिन आप कर वहां क्या रहे हैं? आपने कितने समय से शिक्षकों की बहाली की है? आप वहां बच्चों की पढ़ाई आपकी क्या हो रही है? आपने कभी देखा? जितने हम लोग यहाँ तीनों बैठे हुए हैं जी, ये सभी के सभी सरकारी स्कूलों के प्रोडक्ट हैं और जितने भी यहाँ पर सीनियर आईएएस आईपीएस से लेकर राजनेता हैं सभी सरकारी स्कूलों के प्रोडक्ट हैं। क्या वो सरकारी स्कूल बांझ हो गए हैं? क्या उनका कोख बांझ हो गया? नहीं, आपने कॉन्शसली उसको मारा है, धारदार तरीके से मारा है तमाम स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को, ताकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोग जाएं और वहां पर कत्ल किए जाएं। आपने देखा है कि इसी कोरोना के पीरियड में पारस हॉस्पिटल से लेकर सारे पर कितने कितने इल्जाम लगे। इससे हद और क्या हो सकता है कि बिहार सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके, है ना, होम, है ना, अरुण बाबू दौड़ते रहे और उनको अपने ही अस्पताल में जगह एम्स में नहीं मिल सकी और उनका निधन हुआ कहां? तो आकर के पारस में। यह इनके बुरी स्थिति को दर्शाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी को कम से कम ऑनेस्ट होना चाहिए जी, और ऑनेस्टली अपनी बात को रखनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने इस राज्य में रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया है, यह भी कहने की आवश्यकता नहीं कि रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। बिहार सरकार के मुखिया जब एक गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि बिहार के 52 लाख लोग बिहार के बाहर रहते हैं और 48,000 करोड़ रुपया हमें बिहार के बाहर से आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के बाहर के जो मजदूर हैं, जो पलायित मजदूर हैं, उनके कमाई पर ये बिहार चल रहा है। तो ये उपलब्धि है डॉक्टर सुनील जी आपकी। इस पे कभी चर्चा करेंगे, इसको लेकर अभियान कभी चलाएंगे आप? देखिए, मैं अभी कमलेश भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कौन कहाँ का, ठीक है, मैं साइकिल्स का प्रोडक्ट हूँगा, मैं सरकारी स्कूल का नहीं था, लेकिन हमारे भाई लोग सरकारी स्कूल के हैं, कोई हम नहीं है, हमसे ज़्यादा जानकार हैं ये लोग। तो ये चीज़ें जो है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपनी जगह, सरकारी हॉस्पिटल भी अपनी जगह और ट्रस्ट हॉस्पिटल भी अपनी जगह, सारे का रोल ट्रीटमेंट में समाज में है। शिक्षा के साथ भी सारे का रोल है। सबको विकसित करने का सरकार ने मौका दिया, सारे विकसित हुए हैं। और कोरोना काल में तो जो चिकित्सक ने, पैरामेडिकल ने, प्राइवेट हॉस्पिटल ने, सरकारी हॉस्पिटल ने जो काम किया है, वो उसी के कारण माननीय मुख्यमंत्री के 24 घंटे का सूक्ष्म अनुश्रवण, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का 24 घंटे का सूक्ष्म अनुश्रवण, कि हम कोरोना के द्वितीय लहर से हम निकले और तृतीय लहर में हमने टीकाकरण में ऐसे रिकॉर्ड टीकाकरण किया कि हम तृतीय लहर में हम पर वो छू ही नहीं सकी कोरोना। तो ये सरकारी व्यवस्था में हो चाहे प्राइवेट व्यवस्था में हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में लेकर कब अभियान चलाएंगे? रोजगार को, पलायन को लेकर कब अभियान चलाएंगे कि रुके? देखिए, पहले तो आप मैं वहां तक बता दूं कि ये जो कोरोना में जिसको ये लेकर के एक एग्जाम्पल लेके जो बोल रहे हैं, कोरोना काल एक बड़ा ही हृदय विदारक वो समय था, लेकिन जो बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने और हम लोगों ने, जनता ने और चिकित्सकों ने जो कार्य किया, उस कोरोना में सराहनीय है। और हमारा कोरोना में जो हमारा स्थिति था, बाकी अन्य राज्यों से, अन्य देशों से बेहतर था। और आपने कहा रोजगार को लेके हमारी सतत
प्रयास लगातार जारी है और रोजगार की स्थिति में कोई आदर्श सिचुएशन की क्लेम नहीं करता कि आइडियल सिचुएशन है, लेकिन रोजगार में एक ठोस पॉलिसी तो हो निश्चित। रोजगार के नाम पर फिर वही मनरेगा जिसका कभी आप लोग विरोध करते थे वहीं पर आ जाते हैं। भाई अरुण जी, कोई ठोस पॉलिसी न एजुकेशन को लेकर है, न रोजगार को लेकर है, पलायन को लेकर है। बातें सिर्फ है कि हम अभियान पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, जनता के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। क्या मतलब रह जाता है इसका? देखिए, सुनील बाबू भी डॉक्टर हैं और नीतीश कुमार जी भी इंजीनियर हैं। दोनों लोग जानते हैं कि किसी भी योजना को सफल करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, लेकिन नीतीश जी न आज तक शिक्षा में किस प्रकार सुधार हो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, न स्वास्थ्य में कैसा किस प्रकार सुधार हो उसका। और ये जो इनका स्वास्थ्य मंत्री तो खैर ये कैसा इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बनाया कि काल में झांकने तक के लिए ये नहीं गए थे। जब समाप्ति की ओर हुआ तब ये मुजफ्फरपुर में जो ये बच्चे मर गए, झांकने तक मुख्यमंत्री या इनके स्वास्थ्य मंत्री गया। आज जो ये शेल्टर होम में घटना घटी, नीतीश बोलने का भी काम किए क्या? अगर कार्रवाई मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम पर हुआ रहता तो आज ये घटना नहीं होती। और इस घटना को भी दबाने का काम किया है। जिस पर आरोप लगा है वो बड़ा टाइट होकर के बतिया रहा है कि नहीं हम सही हैं। तो हम जब सही हैं तो जो बयान दे रही है महिलाएं, हमारे घर की बेटियां जो बयान दे रही है तो वो गलत है। जब कोर्ट संज्ञान लेती है तब इनकी नींद टूटती है और ये कहते हैं कि सरकार की बात करते हैं। सरकार कहाँ है? सरकार कहीं है ही नहीं। शिक्षा, रोजगार तो इन्होंने 19 लाख की बात की थी कि हमारा सरकार जैसे ही बनी 19 लाख को रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार दिए? और नौकरी तो दूर की छोड़ दीजिए, रोजगार नहीं दे सकते हैं। ये इनके यहाँ जो बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, उनको क्या स्थिति होती है ये देखने की जरूरत। कभी इन्होंने कहा कि ठीक है अति पिछड़ा को 15 लाख रुपया दिया जाएगा, दलित को 15, कितने दलित को इन्होंने 15 लाख दिया, कितने अति पिछड़ों को 15 लाख दिया? कभी इन्होंने देखने का काम किया? जब ये लागू किए तो साल भर में करीब 100 या 200 लोगों को ये योजना का लाभ मिला। तो ये स्थिति रहेगी तो सिर्फ घोषणा करना है तो कुछ भी मुंह से बोल दीजिए कि हम ये कर दिए वो कर दिए और जनता को कुछ मिल नहीं रहा, जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। घोषणा करने से काम नहीं होगा। वैसे में कल की तारीख में विपक्ष ये भी कहा कि घोषणा मुख्यमंत्री हैं। देखिए भाई अरुण जी को मैं स्मरण करा दूं कि ऐसे ही किसी प्रकार का शिकायतों का पुलिंदा लेके बिना होमवर्क किए हुए जो बोल ले, आज इनको मैं बता दूं कि ये जो कोरोना काल की बात करें या कोई रोजगार की बात करें और बैंक के लोन की बात करें, तो आज के दिन में स्वरोजगार करने के लिए बैंक लोन के लिए बैंक को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो अनुश्रवण किया जाता है और उसके बाद बैंक में एमएसएमई के जो ऑफिस है पाटलिपुत्रा बियाडा के पास में, तो उस पाटलिपुत्रा स्टेट में, तो वहां कैंप लगाकर बैंकों द्वारा करोड़ लोन दिया जा रहा है। इतना अगर सहयोग कर रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, और आपके खुद मुख्यमंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं, वो खुद हर साल बैंक अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, हर साल कहते हैं कि बैंक सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये सच क्या है? ये तो बैंकों को प्रेशर देके सतत प्रक्रिया, अगर मान लीजिए हम अपने अस्पताल में अपने स्टाफ को अगर नहीं उसको हम गाइड करते रहेंगे तो उसका मतलब थोड़ी है कि मेरा अस्पताल काम नहीं कर रहा। देखिए बैंकिंग सेक्टर में चूंकि वहां से लोन लेके जो गरीब तबके के लोग स्वरोजगार करते हैं, तो वैसे में बैंकों को पूरी वहां से करके सरकार हर जगह बैंक में लोन आसानी से मिल रहा है। इसका डेटा सरकार अभी तक क्यों नहीं जारी कर पाई? डेटा है। हम इतने लोगों को रोजगार दे पाए हैं, इतने लोगों को नौकरी दे पाए हैं। भाई अरुण नहीं देख पा रहे हैं, डेटा है भाई अरुण, डेटा है, सार्वजनिक है। आप एक श्वेत पत्र लाइए ना कि कितना इस 16 सालों में आपने रोजगार दिया, कितने लोग आपके पलायन कर गए रोजगार को लेकर। एमएसएमई के वेबसाइट पर डेटा है। भाई अरुण जी इस बात का जहमत नहीं उठाते हैं कि हम पठन पाठन का काम करें, और ये सारी डेटा उपलब्ध है।
और इसमें बल्कि आप भी इस बात को अगर जागरूक करेंगे लोगों को तो लाभुकों की संख्या बढ़ेगी, नहीं, लाभुकों की संख्या बढ़ेगी लोग करते रहते हैं। स्वरोजगार आप करें तब तो डॉक्टर साहब उत्तम बात आपने आप बोला करें कि तब भाई तो किया जाए। भाई अरुण पढ़ने का जहमत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो पढ़ने का जहमत कर रहे हैं। हाँ। यू आर डॉक्टर। हाँ। आप पढ़ाइए लोगों को। आप सरकार बताइए, के लिए। नहीं, आज बताइए कि कितने लोगों मैं को तो दिया। कह रहा हूं सुलभ प्रसंग में अगर अभी कहिएगा डाटा देने के नहीं, मैं पूरे डाटा के ठीक है। साथ आपको मैं बता दूं, एमएसएमई के ऑफिस में डेटा वहां पर पूरा उपलब्ध है कि वहां कैंप लगाकर सारे बैंकों का कैंप लगता है और वहां स्वरोजगार के लिए करोड़ों करोड़ लोन वितरित हो रही हैं और जनता लाभान्वित हो रही कमलेश है। जी, सब कुछ अगर बेहतर है तो ये पलायन क्यों है? सब कुछ अगर बेहतर है, सरकारी व्यवस्था, स्कूल अगर बेहतर है, तो लोग बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब को डेटा दे रहा हूं, यह घोषित बात है, आप पता लगा लें। बिहार में लोगों को पैसा खर्च करने के बजाय पैसा जमा करने की आदत है हम लोगों के समाज में। बिहार का पैसा जितना बैंकों में जमा होता है उसका 92% बिहार के बाहर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और यहाँ तक कि राजस्थान में जाकर के लग रहा है जी। लेकिन ये बैंक वाले पैसा बिहार में नहीं देते हैं। बैंक के ऊपर आपका कोई शिकंजा नहीं है। हाँ। आप केवल बयान देते हैं, तो बयान देने से अगर काम चल जाता है तब तो कोई बात नहीं। जहां कोई सही मसला सामने राजेश जी आए तो ये राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री हैं वो हर किसी को एंटी मुसलमान करने का प्रयास करते हैं ताकि पूरा सोसाइटी उलझ जाए, जो सही मुद्दा है वो गायब हो जाए। अभी आपने देखा है रेलवे के जो छात्र हैं, एनटीपीसी के छात्र हैं, माने पूरा तबाह हो गए, माने पूरा रेलवे ट्रैक को लोगों ने घेर लिया। सरकार को लाठी चलानी पड़ेगी, गोली चलानी पड़ेगी, आंसू गैस के गोला छोड़ना पड़ेगा, बड़ा राष्ट्रीय माने सरकार को पीछे हट करके उसको नए सिरे से घोषणा करना पड़ा जी। तो और वह भी क्या, ये 3-3 साल 4-4 साल की बहाली पड़ी हुई है। तो डॉक्टर सुनील जी अभी कुछ देर पहले एक विजुअल आया है, हम लोगों ने कवर भी किया है, बेल्ट्रॉन का मामला है। 3 साल पहले की वैकेंसी, बच्चे पास भी कर गए, परीक्षा भी दे दिए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आज भी हंगामा हुआ है। तो एक तरफ से बैंकों से पैसा दिलवाने की स्थिति में नहीं है, दूसरी बात कि रोजगार देने की स्थिति में रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यह कृषि प्रधान राज्य है जी। और मैं डॉक्टर साहब को चैलेंज करता हूं कि आप यहां पर राजद के खिलाफ, लालू के जी के खिलाफ बोल करके केवल अपना माहौल नहीं बनाइए। हाँ। 17 साल से सरकार में है और सबसे ज्यादा दिनों तक इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 1 मीटर जी, किलोमीटर नहीं, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर अगर उन्होंने सिंचाई के लिए कोई नहर बनवाया हो, उसको विकसित किया हो, तो हम लोग पार्टी छोड़ करके जदयू में ही चले जाएंगे। आपने सिंचाई को यानी खेती को, कृषि को, किसानों को आपने पूरी तरह तबाह कर दिया। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एमएसपी नहीं देंगे, 3 कृषि कानून लाए हैं, तो आगे बढ़कर के नीतीश कुमार जी ने कहा हम तो 2006 में ही समाप्त कर दिए थे, यहाँ का जो बाजार समिति का जो सिस्टम है 2006 में समाप्त कर दिए थे। पंजाब के किसानों ने कहा यह बिहार नहीं है, यह पंजाब है, हम बिहार की तरह चलने नहीं देंगे। बिहार के किसानों से हमने सीखा है। और 750 किसानों की शहादत के जरिए देश की जो किसानी बची है, मैं सैल्यूट करता हूं उन 750 शहीद किसानों को जिनके कारण से इस देश की कृषि बची है। और आप नीतीश कुमार जी उसी प्रधानमंत्री के साथ सुर में सुर मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं शिक्षा बहुत अच्छी है, आप उत्क्रमित करते चले जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 स्कूल, है ना। ये करने से क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको घोषणा कर दूं कि आपने बिरयानी खा लिया, तो ये घोषणा करने से घोषणा वाले मुख्यमंत्री बनकर के आ गए हैं। और ये पूरी तरह से भाजपा नहीं, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और अगर आरएसएस के गोद में नहीं बैठते तो जरा इनकी लाचारी सुनिए, जब लगातार भाजपा के नेता इनके ऊपर अटैक करते हैं, स्वयं शराबबंदी के सवाल को मजाक उड़ाते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार जी को कुर्सी से इतना प्रेम है, समाज सुधार की बात तो करते हैं, लेकिन कुर्सी से इतना इनको प्रेम है कि ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मैं तो कहता हूं कि कुर्सी पकड़ मुख्यमंत्री बन गए हैं ये, डॉक्टर सुनील जी, कुर्सी चिपकू मुख्यमंत्री बन गए हैं। कुछ भी करेंगे,
पहले कमलेश भाई के इस बेतुका एलिगेशन का तो मैं जवाब भी देना चाहता कि सरकार 1 मीटर भी सिंचाई का प्रबंध नहीं की है। सिंचाई में सरकार ने कितना काम किया है, जरा मैं इनसे आग्रह करूंगा कि उस बात को जान लें, समझ लें, तब आगे इस तरह का बयान दें। और अगर अपने आप राजनीतिक विद्वेष से ऐसा मतांध हो गए हैं तो क्या डिबेट का क्या फायदा है। अच्छा, ठीक है, तो ये सिंचाई के बारे में इनके जो एलिगेशन का कोई मतलब ही नहीं, इस तरह का बात है। और जहां तक उसके बाद आपने कहा कुर्सी मंत्री जो कह रहे हैं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मॉरल पर, पॉलिटिकल मोरालिटी पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता, कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। वो कुर्सी चिपकने के लिए कभी नहीं रहते हैं। अच्छा। वो अपना पूरा बिहार की जनता का सेवा करते हैं और बिहार को वो कहाँ ले गए हैं ये किसी बिहार की जनता से छुपा हुआ नहीं है। और ये लोग बेरोजगार रोजगार का बात करते हैं। मैं तो पेशे से चिकित्सक, मैं जब राजद के शासनकाल में वहाँ पे मैं पढ़ा पास किया, 10-10 साल तक चिकित्सकों को नौकरी नहीं मिलती थी। इंजीनियर लोग पान का दुकान खोल के बैठे थे, ठेकेदार लोग भूखे मर रहे थे। तो बड़ा अच्छा चीज है, बड़ा अच्छा। अभी जूता पालिश कर रहे हैं। इनसे मैं क्या जवाब दूंगा। अब अगर पहले के राजद के शासनकाल को आज से तुलना करते हैं हमारे कमलेश भाई, तो मैं ऐसे तो बहस ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं तो बहस ही नहीं कर सकता इस पर। 16 साल आपको हो गए, 17 साल से 17 साल में आप बार तो मैं तो कह रहा हूँ उस समय की स्थिति और आज की आप ये स्थिति बताएं बिहार में आपने कितने लेखक की बहाली तो की? वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने कितने टीचर की बहाली आप की? ऐसे करके- आपने कितने चिकित्सक की बहाली की? सही बात। बिहार का सबसे पुराना, सुनील सर, सबसे बिहार का पूरा इरिगेशन सिस्टम है वो सोन कैनाल सिस्टम। आप सोन कैनाल सिस्टम को देख लीजिए। हम उसी के किनारे के रहने वाले हैं। सालों भर पानी रहता था, बाद में सीजनल में तब्दील हुआ। आपने तो इस कदर से सोन कैनाल का कर दिया है कि सोन कैनाल में आज रानी तालाब के बाद यहां पर पानी आना बंद हो गया है। आप ये काम इसलिए कर रहे हैं कि आप भूमि माफियाओं के नियंत्रण में हैं, ताकि ये जब सिंचाई नहीं होगी लोग अपना जमीन बेचने लगेंगे और जमीन बेच करके भारी पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। राजेश जी, मैं एक बात खास तौर पर अभी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी इस बात की भी समीक्षा की जानी चाहिए आपके चैनल के तरफ से भी और सरकार के तरफ से भी। अभी बस पंचायती चुनाव हुआ है, पंचायतों का चुनाव हुआ है और आप विश्लेषण करिए। मैं तो माने भाकपा माले का कार्यकर्ता हूं, गांव देहात में जाते रहता हूं। पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट है चुनाव का, इसमें बालू माफियाओं, शराब माफियाओं, पैक्स माफियाओं और भूमि माफियाओं का बोलबाला रहा। अच्छा, जितने माने शराब माफिया हैं, कितने मुखिया पंचायत समिति जीत करके आए हैं और राजनीति में उनका बोलबाला बढ़ा है। 80 लाख 1-1 करोड़ रुपए तक पंचायत पर लोगों ने खर्च किया है, चुनाव जीतने वाले लोगों ने। आज उनके नियंत्रण में है। दरोगा का बंधा हुआ है कि किस थाना में रहेगा, वहां पर कहां शराब बनता है, कितना वहां पर बिक्री होता है। अभी दरोगा मालामाल है। अच्छा, थाने के इलाके में वो 1 लाख 2 लाख 3-3 लाख रुपए तक महीना में उसकी कमाई हो रही है और पैरेलल सिस्टम सरकार ये चलवा रही है। आप जैसे ऐसा लग रहा है बिहार में कि सरकार के पास इस शराब पर बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं, काम बचा ही नहीं। आप रोज जो है रोज प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं और वही प्रतिज्ञा करने वाले तोड़ रहे हैं। रोज सस्पेंड हो रहे हैं बालू वाले, शराब वाले, माफिया। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ कैश मिल रहा है। और राजेश जी, हम लोग तो सुनते थे सोना का ईंटा भी मिल रहा है। बिहार की जनता कंगाल, यही तो और इनके अफसर मालामाल, यही विकास है और यही विडंबना है। नीतीश जी बिहार के लिए ही देन है। अगर आप बता दीजिए कि आपने बिहार के किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आपने कुछ किया है तो आप बताइए। शराब के सवाल पर आपने मुसहरों को जेल के अंदर में बंद किया है, ना कि किसी आपने शराब माफिया को बंद किया है। ठीक है भाई, इस स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस सरकार से जनता कुछ उम्मीद करे कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मसले पर निकट भविष्य में कोई समाधान हो सकता है? देखिए, नीतीश जी में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी हो गई जब से ये 3 नंबर की पार्टी बने। अच्छा, 3 नंबर की पार्टी बनने के बाद भाजपा के दया पर ये टिक गए। ये नहीं गए वहां पर, कुर्सी पकड़े हुए। हाँ, वही हुआ कि भाजपा कुर्सी का प्रेम ने उनको 3 नंबर का रहते हुए, 3 नंबर के रहते किया। हुए जब कुर्सी पर बैठ गए तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी नहीं पचा पा रहे हैं और इन पर दबाव डाल रहे हैं। इन पर इतना तक दबाव है कि कुर्सी छोड़ने का भी दबाव है, लेकिन ये कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। कुर्सी ये छोड़ करके ये समाज सुधार में निकलते तो एक अलग बात होती, लेकिन आप जो ये शिक्षा में सुधार, बेरोजगारी में सुधार या स्वास्थ्य में सुधार,
ये नीतीश जी के अब बस की बात नहीं रह गई है। ठीक है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये अब बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, सुनील जी, एक चीज बताइए, इस पूरे हालात को देखते हुए जिस रास्ते पर आपकी सरकार चल रही है, वैसी स्थिति में क्या माना जाए कि जैसे आपकी बहुत सारी योजनाएं बस हवा में रह गई, ये सुधार भी कहीं हवा में न रह जाए? देखिए, हमारी योजनाएं कोई हवा में नहीं है, सभी धरती पर है और इसी का फीडबैक लेते रहते हैं, जनता जानते रहती है। माननीय नीतीश कुमार जी खुद जा रहे हैं फीडबैक लेने के लिए। और बहुत दुखद है कि कमलेश शर्मा जी जो है, कमलेश शर्मा जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो वो एक उनकी सिद्धांत की पार्टी कही जाती है, मगर आज जितने तरह के माफियाओं का इन्होंने जिक्र किया है, किसी से छुपा नहीं है कि सारे तरह के माफियाओं की बहुतायत जिस पार्टी में है उससे इनका गलबैयां है। तो कुर्सी प्रेम ये जग जाहिर हो गया। इन्होंने भी अपने सिद्धांतों को, इनकी पार्टी सिद्धांत जानी जाती है, सिद्धांतों को छोड़कर वैसी पार्टी जिसमें सारे प्रकार के माफियाओं का जिक्र जो कि कमलेश शर्मा भाई ने किया, उनसे गलबैयां किया, तो कुर्सी प्रेम तो ही नहीं है। नहीं तो फिर आरजेडी जब आप जाते हैं तो पवित्र हो जाती है क्या? देखिए, हम लोग वहां गए थे कुछ एक सिद्धांत के तहत, मगर भ्रष्टाचार से किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उस समय आपको भ्रष्टाचारी या दंगाई या बदमाश या अन्य जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग नजर नहीं आते? लेकिन लोग सुधरते हैं ना, लेकिन कुछ आप लोगों जाते में हैं तो सुधर जाते हैं। कुछ लोगों में सुधार नहीं हो सकता, ये समझ में आ गया हमें, सुधार नहीं हो सकता है, समझे। वो व्यक्ति में आज जितने तक करें पंचायत के लोगों ने, देखिए जो पंचायत का चुनाव जीते हैं वो भी एक तरह के जनप्रतिनिधि हैं। उन लोगों के बारे में कमलेश शर्मा जी की ये टिप्पणी कि जितने पंचायत के लोग जीते हैं वो ये हैं, वो हैं, वो हैं, हमें लगता है लोकतंत्र का मजाक है। बहुतायत जीते हैं। तो उसमें लोकतंत्र का मजाक है। तो ये माना जाए कि इस समाज सुधार अभियान के बाद जो कई ऐसी समस्याएं हैं उसमें बहुत हद तक आप लोगों को सफलता मिलेगी, खासकर शराबबंदी, क्योंकि ज्यादातर आप उसी में व्यस्त हैं, अभी शराब की बोतल ढूंढने में ही व्यस्त हैं, एकमात्र काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए सफलता की वहां जो लोक कल्याणकारी काम किए या समाज सुधार की चीजें किए, उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फीडबैक हमको मिलेगा। और फीडबैक के आधार पर जो हम हर बार समीक्षाएं करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी फीडबैक पर जो समीक्षाएं, उस पर नीति निर्धारण करेंगे, उस पर हम आगे बढ़ेंगे ताकि सुदृढ़ता से हमारे लोक कल्याणकारी कार्य समाज के पायदान पर, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी कार्य पहुंचे। चलिए, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हम लोगों को करना होगा कि देखते हैं इस समाज सुधार अभियान पर जब निकल रहे हैं 22 तारीख से मुख्यमंत्री महोदय, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है, इनकी जो यात्राएं होती रही हैं, इनका जो अभियान चलता रहा है, उसका रिजल्ट तकरीबन सिफर रहा है। फिलहाल भाई अरुण जी और साथ ही साथ डॉक्टर कमलेश शर्मा जी और डॉक्टर सुनील जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। प्रश्न ये भी है कि इस तरह के समाज सुधार अभियान अगर आप चला रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि सुधार को लेकर गंभीरता भी दिखनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, कानून व्यवस्था पर भी की जरूरत है, रोजगार पर भी ध्यान देने की जरूरत है, एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देने की जरूरत है, समाज में जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान दें, ना कि और सिर्फ शराब पर ही फोकस रहें। अगर इसी तरह शराब पर फोकस करते रहें तो मुझे तो लगता है कि उससे बड़ी और समस्याएं हैं सामने खड़ी हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे और वैसे स्थिति में मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते हैं DTV भारत। नमस्कार।